Hello, everyone. We are back with another episode, and this is part two of the interview with Dr. Swaroop, who is a urologist and andrologist. In this episode, he is going to tell us about bladder issues in senior citizens. Welcome, doctor. Thank you. What are the bladder issues seen in seniors? जो सीनियर सिटीजन्स यूरिनरी ब्लैडर जो हमने पहले पार्ट 1 में जैसे हमने डिस्कस किया है, मेन में मोस्ट कॉमनली आफ्टर 50 इयर्स प्रोस्टेट के वजह से ब्लैडर का इश्यूज भी आता है, और विमेन में ब्लैडर इश्यूज के लिए देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. द मेन रीजन कैन बी overactive bladder. Overactive bladder is nothing but the bladder tries to contract excessively, more than what is required. तो उसमें patient will feel urgency to pass urine, frequency will be more. Patient can have urgency incontinence also. Incontinence is nothing but whenever patient feels the urge to pass, पेशाब अपने आप निकल सकता है. So this is called as urgency incontinence. And another reason in women can be what we call as cystocele. Cystocele का मतलब ये होता है जब भी especially in patients who are multi-gravid, 2-3 बच्चे वेजाइनल डिलीवरी से होता है या फिर फोर्सेप्स या वेंटूस से होता है, मतलब डिफिकल्ट लेबर होता है, उनको आफ्टर 40-50 इयर्स के बाद प्रोलैप्स हो सकता है. मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स. यूट्रस के सामने ब्लैडर रहता है. यूरिनरी ब्लैडर इज नथिंग बट पाउच वेयर यूरिन इज स्टोर्ड. मतलब एक थैली है वो जिसमें पेशाब स्टोर होता है. जब भी वो थैली भर जाता है तो पेशाब बाहर आता है. तो ये जो थैली है ये बच्चेदानी थैली के सामने रहता है. तो जब भी बच्चेदानी थैली का प्रोलैप्स होता है वो साथ साथ में ब्लैडर को भी नीचे ला सकता है. जो ब्लैडर जब प्रोलैप्स होता है उसको हम सिस्टोसील बोलते हैं. So this is very common in patients who had difficult labor during their pregnancy or multiple labors like 3-4. So उसमें क्या होता है, pelvic जो मसल्स रहते हैं वो वीक हो जाता है. उसके कारण ब्लैडर भी डिसेंट होता है, यूट्रस भी डिसेंट हो सकता है, और कई बार रेक्टम मतलब जिधर से हम स्टूल्स पास करते हैं वो भी डिसेंट हो सकता है. तो सिस्टोसील बोलते हैं इसको जब ब्लैडर डिसेंट होता है. तो सिस्टोसील जब होता है तो ब्लैडर के बाजू में जब सिस्टोसील होता है तो देन पेशेंट्स कैन हैव ब्लैडर इश्यूज. वो एक इम्पोर्टेंट कॉज होता है विमेन में. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इन एल्डरली पेशेंट्स इज डायबिटीज. जो डायबिटीज जैसे आपको सबको पता है कि डायबिटीज इज वन थिंग विच अफेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो डायबिटिक सिस्टोपैथी बोलते हैं हम. This is when diabetes affects the bladder also. So bladder normally contracts to pass urine and empty the urine. तो ये जो contraction करने का ताकत जो रहता है bladder को, this will get hampered with diabetes, especially patients with uncontrolled and long-standing diabetes mellitus. उसमें क्या होता है, the bladder will be very lazy to pump the urine. So what happens is whenever the patient passes urine, आधा अधूरा पास करते हैं तो बहुत सारा पेशाब अंदर ही बच जाता है. इससे भी हम ब्लैडर का सिम्टम्स आ सकता है. दिस इज वेरी कॉमन इन patients who have diabetes like more than 10 years, 15 years, who have uncontrolled diabetes mellitus. And another important cause, especially in females who are more than 50 years, that is especially post-menopausal, is something called as meatal stenosis or urethral stricture. जैसे मैंने बताया ब्लैडर ब्लैडर इज वेयर द यूरिन इज स्टोर्ड. उधर से एक नली आता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, इससे पेशाब बाहर निकलता है. सो दिस यूरेथ्रा once मेनोपॉज इज अटेन्ड, हार्मोन डिप्लीशन के वजह से उधर स्टीनोसिस हो सकता है. स्टीनोसिस मतलब वो जो रास्ता है वो बारीक हो सकता है. सो उसके कारण भी पेशाब पूरे तरीके से बाहर नहीं निकलता है. So once a patient passes urine, patient will have a lot of urine left in the bladder. So that will lead to lot of bladder issues. So
I think most of the patients, especially men with bladder issues, especially more than 50 years, will have prostate इंक्रीज इन प्रोस्टेट साइज, मतलब प्रोस्टेट बड़ा होने के वजह से ब्लैडर का इश्यूज आता है. एंड अदर कॉमन कॉजेस, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस सेगमेंट, यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उससे भी हम ब्लैडर का बहुत सारे सिम्टम्स आ सकता है. सो ये सब मैंने जो बताया बहुत सारे रीजंस है. सो इसको सब एवेल्युएट करने के लिए पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है, और पेशेंट का हिस्ट्री, वेरी सिम्टम्स जो भी है वो डिटेल लेना पड़ता है. ओके डॉक्टर, तो फिर ये अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहेंगे? तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब अपने आप छूट जाना, उसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. इसमें तीन तरीके का मतलब तीन टाइप्स का होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. एक है कि अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, दूसरा है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तीसरा है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. जो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, जैसे मैंने प्रीवियस सेगमेंट में बताया, पेशेंट विल फील द अर्ज टू पास यूरिन, बट पेशेंट कैनॉट होल्ड द यूरिन टिल ही और शी रीचेस द बाथरूम. तो जब भी पेशाब लगता है तो तुरंत कपड़े में हो जाता है, तो पेशेंट विल नॉट हैव दैट एबिलिटी टू कंट्रोल द यूरिन, उसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. सो अर्ज इनकॉन्टिनेंस के लिए मोस्ट कॉमनली कॉजेस, मेन में तो प्रोस्टेट और यूटीआई होता है. फीमेल्स में एज आई टोल्ड यू ये सब हो सकता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है, सिस्टोसील जैसे मैंने बताया ब्लैडर का डिसेंट के वजह से हो सकता है, और मियाटल स्टेनोसिस जैसे मैंने बताया पेशाब का जो रास्ता है वो बारीक होने की वजह से हो सकता है, या फिर डायबिटीज की वजह से हो सकता है. ऑल दीज आर कॉजेस फॉर अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस. अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस के लिए पहले हम पेशेंट्स को पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग देते हैं. मतलब जो भी जो नीचे का जो मसल्स रहता है उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं. जैसे हम अपर बॉडी के लिए जैसे हम जिम करते हैं, वैसे पेल्विक फ्लोर के लिए जिमिंग एक्सरसाइज जैसा है वो. सो व्हाट वी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस में क्या एडवाइस करते हैं हम पेशेंट्स को, दे शुड ट्राई टू कंट्रैक्ट द एनस. दैट इज, जब भी पेशेंट को पीछे संडास करने जैसा लगता है तो संडास कैसे पेशेंट होल्ड करते हैं, जो संडास के जगह को टाइट पकड़ते हैं, तो संडास के जगह को टाइट पकड़ के 1 से 10 तक काउंट करना पड़ता है, और रिलीज करके 1 से 10 तक काउंट करना पड़ता है. इसको एक साइक्लिकल मैनर में हम ट्रेन करते हैं. सो पेशेंट विल हैव टू डू दिस फॉर एटलीस्ट एक एक साइकिल में 10-15 टाइम्स करके, फिर उसको दिन में 2-3 बार करना पड़ता है. उससे पेल्विक फ्लोर मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस जो भी मैंने बताया वो कम हो सकता है. और जब भी पेशेंट को अर्ज आता है तो पेशेंट शुड ट्राई टू डिविएट द माइंड. जैसे जब भी पेशाब करने के लिए बहुत ही अर्ज आता है तो he or she should try to deviate the mind, like watching TV, reading a book, and he should not think about going to urination. So उससे क्या होता है, ब्लैडर का ट्रेनिंग होता है, उससे ब्लैडर का कैपेसिटी बढ़ जाता है, और जो भी अर्जेंसी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है. ये काफी सारे चीज मैंने बता रहे, वो सब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब without any medications, without any surgery, we can improve the symptoms of urge incontinence by pelvic floor muscle exercises and urge suppression strategy. urge suppression strategy में मैंने जैसे बताया, जब भी पेशाब के लिए अर्जेंसी लगता है तो पेशेंट शुड ट्राई टू डिविएट द माइंड एंड ट्राई टू पोस्टपोन द यूरिनेशन. सो उससे बहुत सारे पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है. अगर उससे भी नहीं मिला तो देन वी हैव drugs in the segment of anticholinergics. We call it as anticholinergics. So those drugs are used to control urgency incontinence. Abhi latest we have something called as mirabagrone, which is a beta 3 agonist drug, which is another class of drug which is also helpful in urgency incontinence. अगर ये सब conservative management drug से भी कम नहीं हो रहा है, so then there are few surgeries which can be done to counter this incontinence.
So this is all about urgency incontinence. Now the second type is stress urinary incontinence. This is most commonly seen in females, especially after menopause. So stress incontinence is nothing but whenever you strain, like you cough, you sneeze, or you lift something heavy, patient will pass urine without his control. मतलब नॉर्मल टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता पेशेंट्स को, पर जब भी कुछ खांसने की वजह से, चीख चीख करने से वजह से पेशाब अपने आप छूट सकता है. सो इसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. And stress urinary incontinence के लिए, as I told you previously, patients who are postmenopausal and who had difficult labor during pregnancy, they are at high risk of stress urinary incontinence. तो स्ट्रेस यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस में भी हम पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइजेस सिखाते हैं पेशेंट्स को. उससे मेनी पेशेंट्स, मतलब माइल्ड स्ट्रेस यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस उससे ही ट्रीट हो सकता है. अगर उससे भी तकलीफ कम नहीं हो रहा है, पेशेंट को बहुत सारा लीक हो रहा है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्लिंग सर्जरीज. मिड यूरेथ्रल स्लिंग करके बोलते हैं. जैसे मैंने बताया, जो पेशाब से बाहर जो नली आता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं. जो यूरेथ्रा के सराउंडिंग में एक स्लिंग जैसा, एक यू शेप जैसा स्लिंग जैसा डालते हैं. इससे क्या होता है, यूरेथ्रा कंप्रेस होता है और पेशाब जो अपने आप निकलना वो कम हो सकता है. दिस इज लाइक लास्ट रिजॉर्ट फॉर पेशेंट्स हु आर नॉट comfortable with conservative and medical line of management. And the last class of incontinence is overflow incontinence. Overflow मतलब कुछ नहीं है. जैसे हम एक for example, if there is a tank and if we keep filling the tank with water, at one point it will start overflowing. This is not actual incontinence, but the patient will feel patient is having leaking urine. So this leak is mainly because of the bladder is over distended, bladder is completely full. This happens in men basically secondary to prostate, and in females, as I told you, secondary to urethral stenosis. तो जब भी पेशाब आने के लिए बाहर रास्ता नहीं मिलता है, so पेशाब अंदर ही जमा हो जाता है, and it will go to a point where the bladder cannot distend more, मतलब bladder और बड़ा नहीं हो सकता है, and it starts overflowing. This is called as overflow incontinence. And most of the times overflow incontinence के लिए treatment will be surgery only, because we have to remove the obstruction which is obstructing the flow of urine. जैसे men में prostate निकालना पड़ता है और females में जो urethra है उसको बड़ा करना पड़ता है. Thank you so much, doctor, for that detailed explanation. मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो ब्लैडर को इरिटेट कर देते हैं, ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं? काफी, there are a lot of food items which are known to trigger the bladder symptoms. For example, as I told you in previous segment, caffeine is one thing which we tell the patients to restrict as much as possible, and tobacco usage and alcohol should be restricted. And some patients will have typical symptoms of increased frequency, urgency, bladder spasms, जो पेशाब करने के टाइम पे दर्द हो सकता है. वो सब whenever they eat something very spicy, like most commonly red chilies, capsicum, all these are known to trigger the overactive symptoms of bladder. So whenever patient feels that there is any correlation with some food, they should try to avoid. And urologists will always try to elicit that information whether they have any significant correlation with any food intake. And other than that, generally, as I told you, tobacco, caffeine, alcohol should be restricted. And in last class, I had mentioned regarding the fluid intake that you should not drink a lot of water. Like whenever a patient gets to know that he has some problem with the urination, then he or she will start drinking a lot of water, like 4 liters, 5 liters. That should not happen. 2 to 2.5 liters is sufficient. So if we take adequate fluid intake, then the frequency nocturia, that is nighttime passing of urine, that can be controlled with just fluid and dietary modifications. So, doctor, what are the tests that should be done for bladder health, and how often should they be done?
So bladder health, there is no screening for bladder health as such. So we don't recommend for all patients to undergo screening for bladder. But any signs, any symptoms of bladder deterioration, like bladder symptoms, as I told you, frequency, urgency, nocturia, any difficulty in passing urine, any frequent urinary tract infection, all these symptoms will demand investigations. The routinely what we do is urine microscopy. That is the first thing we do. That is mainly to see if there is any infection in the urine. अगर पेशाब में pus cells रहता है, that means that there is some infection in the urine. So infection को treat करना जरूरी है. Then we should find the cause for infection. So cause के लिए हम ultrasound of the abdomen करते हैं. जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, प्री वॉइड पोस्ट वॉइड करते हैं. उसमें हम पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी मेजर करते हैं. उसमें हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकालते हैं. जब भी पेशाब बहुत सारा स्टोर हो रहा है, मतलब करने के बाद भी बहुत सारा बच रहा है अंदर, so then we should see what is the cause for that. उसके लिए हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस लाइक सिस्टोस्कोपी करना पड़ सकता है, मतलब पेशाब के रास्ते में दूरबीन डालने की जरूरत पड़ सकता है. So these are all the advanced investigation, but basically what we do is यूरिन टेस्ट करते हैं और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं, and a detailed examination, especially female patients में अल्ट्रासाउंड ये सब टेस्ट करने से पहले पर वेजिनल एग्जामिनेशन, वेजिना से हम एग्जामिन करते हैं. उसमें हम वी कैन डिटेक्ट सिस्टोसिल. जैसे मैंने बताया, ब्लैडर का जो डिसेंट होता है, we can see it, we can feel it when we do a pervaginal examination. So the pervaginal examination is very important. And urethra stenosis, जैसे मैंने बताया, post menopausal women में जो यूरेथ्रा छोटा हो जाता है, बारीक हो जाता है, तो वो भी हम pervaginal examination में देख सकते हैं. यूरेथ्रा कैसा है, यूरेथ्रा छोटा है, नैरो हो चुका है, वो सब हम देख सकते हैं. और परवेजिनल एग्जामिनेशन में काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है. अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन उसके बाद हम करते हैं तो सी फॉर अदर अबनॉर्मलिटीज, जैसे प्रोस्टेट है मेन में, या फिर ब्लैडर में कुछ स्टोन है, पथरी है, या फिर और कुछ कैंसर का कुछ है, वो सब देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करते हैं. पर रूटीनली जो पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उनमें हम कुछ रेकमेंड नहीं करते हैं एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्लैडर हेल्थ. पर एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग कर सकते हैं, एंड बिकॉज प्रोस्टेट और ब्लैडर का सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि ब्लैडर का बहुत सारा सिम्टम्स प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के वजह से होता है. तो पेशेंट्स स्पेशली फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री है, तो उनमें हम रेकमेंड करते हैं स्क्रीनिंग का, PSA टेस्ट और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. अदर देन दैट, एज ए स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल, कुछ नॉर्मल पेशेंट्स में कुछ भी सिम्टम्स नहीं है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन. सीनियर्स को आपने बहुत एम्पावर किया है एंड दे विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट नाउ अबाउट सीकिंग हेल्प. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर My pleasure. and cheers Thank to you. end Thank this. you. Okay, cheers. Thank you so much for the opportunity.